Good evening, dear students. I am Dr. Mohit Nigam, and today we will discuss the heat transfer operation second lecture. In the first lecture, we have discussed about the difference in temperature and heat and the thermodynamics and the heat transfer operation, and we also discussed about the importance of the heat transfer operation. As we discussed, heat is a form of energy, and we all know that energy is directly related to the economic position. As much as we save the energy, we efficiently transfer the energy from one point to the other point, and as much as we can save the amount of the money. And this is the purpose of the engineer, that he or she may operate the plant or design the plant so efficiently that it may be work in the optimized way, that must be the in the economical form of the, and the performance is also is the very good of the plant. Okay, now in this lecture we will discuss about the वेरियस मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द हीट ट्रांसफर। इस लेक्चर में हम लोग जो है हीट ट्रांसफर की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह की एक मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ द इंपॉर्टेंस की है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी से आप लोग क्या समझते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किस तरीके कितनी इजीली ट्रांसफर हो रही है। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है ना, यहां पर आपको यह पता लगता है थर्मल कंडक्टिविटी। हाउ वी कैन डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी? थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कितना हमारा एफिशिएंट है वो सबस्टेंस जिससे कि हीट हमारी जो है कंडक्ट होनी है। हीट हमारी कंडक्शन जो है थर्मल कंडक्टिविटी आपकी केमिकल कंपोजिशन पर पर आपकी डिपेंड करती है, प्रेशर पर, टेम्परेचर पर, डेंसिटी पर, पोरोसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट पर और फेजेस पर। इस पर ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। In general, thermal conductivity of the solid is greater than the thermal conductivity of liquid, and the thermal conductivity of liquid is greater than the thermal conductivity of gas. As the heat is easily transferred in the case of the solid, and the less easy way in the liquid and the more less easy way in the gases. इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, कंडक्शन जो है थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड में ज़्यादा क्यों है, लिक्विड में उससे कम क्यों है, गैसेस में उससे कम क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही दूर दूर जो है होते हैं और रैंडमली जो है आपके उसमें मोशन होता रहता है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जो है बेसिकली उसमें जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है ना, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र इन केस ऑफ लिक्विड दे आर क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू द गैसेस, एंड द मोशन हियर इज आल्सो द रैंडम, बट the energy transfer by molecular impact is faster as compared to gases. Therefore, thermal conductivity is generally higher as compared to gases but lower than solids. And in case of solids, molecules are tightly packed in a fixed arrangement, and the motion of molecules is restricted to vibration around fixed position. Energy transfer by molecular impact is very slow due to the rigid structure. Thermal conductivity is generally highest among the three phases due to the fixed structure allowing efficiently energy transfer. यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी ट्रांसफ़र जल्दी होता है वो आपका सॉलिड में होता है। अब मैकेनिज्म क्या है हीट ट्रांसफर की? मैकेनिज्म सॉलिड में किस तरीके से हीट ट्रांसफर आपका
होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो सॉलिड में हीट ट्रांसफर की मैकेनिज्म होती है वो मॉलिक्यूल्स के लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू और जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होती है। लैटिस का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से कितना ऑर्डरली अरेंज्ड है, इसमें हम लोग लैटिस के बारे में बात करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, जो मॉलिक्यूल्स है नेटवर्क का ऑफ द एटम है, उसमें मॉलिक्यूल्स आपके क्लोजली अटैच होते हैं। और होता क्या है कि जब आप उसको एक एंड को हीट करते हैं, एक एंड को जब आप हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसी जगह पर आपके वाइब्रेट करने लगते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसका अगर आपने दिस इज द नेटवर्क ऑफ एटम एंड दिस नेटवर्क ऑफ एटम इज नोन एज ए लैटिस। एंड जब हम उसके एक एंड को हीटेड करते हैं तो वहां पे वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स आपका वाइब्रेट करता है, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन क्या होता है, अपनी पोजीशन को वो छोड़ता नहीं है, उसी जगह पर वाइब्रेशन आपका होता रहता है। इसने गया एनर्जी को लिया, एनर्जी को लेकर के अपना जो है दूसरे वाले मॉलिक्यूल को एनर्जी पे ट्रांसफर कर दिया, फिर अपने पोजीशन पर आ गया है। इसी तरीके से धीमे धीमे जो है आपके एनर्जी जो है ट्रांसफर होती जाती है, सेकंड पे पहुंची आपकी, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। इस तरह से पूरा होल स्ट्रक्चर जो है धीमे धीमे वाइब्रेट करने लगता है और आपका दूसरा एंड भी हीटेड हो जाता है। जैसा कि आपने देखा है, कोई आप आयरन की रॉड लीजिए और वो आयरन की रॉड का जब आप वन एंड हीट करेंगे तो धीमे से जो है उसका स्लोली टाइम के बाद जो सेकंड एंड भी हीट हो जाता है, जबकि आपका कोई मॉलिक्यूल का ट्रांसफर दूसरी जगह पर नहीं हुआ। इसे आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, जैसे कि आप लोहे की कोई रॉड ले लीजिए, आयरन की रॉड लीजिए, उसके एक एंड पर आप चौक से निशान लगा दीजिए, फिर आप उसको हीट कीजिए तो आप देखेंगे दूसरा एंड हीट हो गया कुछ समय के बाद, लेकिन वो जो चौक का निशान था वो उसी एंड पर है, वो दूसरे एंड पर ट्रांसफर नहीं हुआ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब हम उस पार्टिकल को, जो उस रॉड को हीट करते हैं, तो पार्टिकल अपना पोजीशन नहीं छोड़ते हैं, इंस्टेड ऑफ जो है पोजीशन छोड़ने के वो उस जगह पर वाइब्रेट करके हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल लेस एनर्जी के मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह से जो लैटिस वाइब्रेशन में होता है और आपका जो मेटल्स हैं उनमें आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका जाता है और दूसरी तरह से दूसरा एंड आपका जो है हीटेड होने लगता है। थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड को और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आपके सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स को इन जनरली जो क्लासिफिकेशन है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की फॉर्म में और एमॉर्फस स्ट्रक्चर की फॉर्म में। जो एमॉर्फस मॉलिक्यूल्स हैं आपके, जो एमॉर्फस मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे अब आप क्लियर देख सकते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने जो फिगर इसमें आपको दिख रहा है, तो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं आपके, इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का है वो जो है रैंडम है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है दूसरा उधर जा रहा है, ठीक है ना। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एकदम ऑर्डरली आपके अरेंज है एकदम जो है। तो क्या होता है कि जो आपकी जब उसको एनर्जी को ट्रांसफर करोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनर्जी बहुत अच्छी तरह से ट्रांसफर हो जाएगी इन रेदर देन द एमॉर्फस सॉलिड। तो देयरफॉर द थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ग्रेटर देन द एमॉर्फस सॉलिड। जैसे कि आप जो है आयरन की रॉड कोई है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा रेदर देन द वुड। वुड आपका हो गया, ग्रेव, इन सब चीज़ों में जो है आपका एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो धीमे से होगा। अब आप और समझ सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में।
जैसा कि हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं उनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ऑर्डरली अरेंज होते हैं। तो मेटल की केस में थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है रेदर देन द नॉन मेटल। इन जनरल केसेस में चूंकि जो नॉन मेटल्स है वो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर एमॉर्फस इन नेचर, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नेचर में एमॉर्फस होती हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है नॉन मेटल्स की मेटल से कम होती है। लेकिन कुछ जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि आपकी डायमंड है, डायमंड की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनके नॉन मटेरियल में मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ द डायमंड आपकी होती है। क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत ही क्रिस्टलाइन होता है। जितने भी हमको अभी तक नॉन मटेरियल पता है उन सब में सबसे ज़्यादा हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डायमंड की होती है। In general, metals having the crystalline structure. So therefore, thermal conductivity of the metal is greater than the non-metals. As in case of the copper, aluminum, silver have the higher thermal conductivity than the adhesive, ceramic, cork, fiber, felt as the example of these non-metal and the amorphous in nature. यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया गया है कि थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी का एग्जाम्पल दिया है। आप देख सकते हैं कि गैसेस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है यहाँ पर वो लिक्विड से कम है और लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो सॉलिड से कम है, और सॉलिड में जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेटल्स में नॉन मेटल से ज़्यादा है। और एक मरकरी का एग्जाम्पल दे करके, जैसे कि आप देखिए मरकरी में आप देख सकते हो कि वेपर की थर्मल कंडक्टिविटी, जब मरकरी वेपर फेज में होती है तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसकी 0.0341 है वाट पर मीटर डी सेंटीग्रेड है। इन केस ऑफ द लिक्विड 8, इन केस ऑफ द सॉलिड 48 वाट पर मीटर डी सेंटीग्रेड। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड के केस में लिक्विड से ज़्यादा होती है और लिक्विड के केस में वेपर से ज़्यादा होती है। और थर्मल कंडक्टिविटी का हम ऑर्डर रख के देखते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा, कॉपर की गोल्ड से ज़्यादा, गोल्ड की एल्युमिनियम से ज़्यादा, एल्युमिनियम की आयरन से की स्टील से। सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन एंड देन द स्टील। एंड जब आपसे पूछे कोई कि थर्मल कंडक्टिविटी का मेटल में बताइए, higher thermal conductivity in case of the metal, then you can say the thermal conductivity of the silver is the highest. And जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तब आपका आंसर होगा डायमंड। डायमंड वैसे तो नॉन मेटल है, ठीक है ना, बट the thermal conductivity is highest due to the crystalline structure of the diamond, very orderly arranged। ठीक है, जितने भी आपके अभी तक जो अवेलेबल मटेरियल है उन सब में सबसे अच्छा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सबसे ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो डायमंड का है। तो देयरफॉर डायमंड की जो क्रिस्टलाइन थर्मल कंडक्टिविटी है वो आपकी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी तक आपको पता लग गया कि थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, लिक्विड से कम गैस में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पास हैं, लिक्विड के उससे दूर है, एंड देन द गैसेस के उससे भी ज्यादा फार्दर पोजीशन में आपके हैं। तो ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड, लिक्विड, गैस में हो गया। फिर आपने फर्दर देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो सॉलिड में है उसमें किस तरह से डिफर करती है। जैसे कि आपके मेटल है, नॉन मेटल है, इनमें आपने डिस्कशन किया तो हमने देखा कि मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ये आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी
क्यों, किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है ये भी आपने देखा मैकेनिज्म, लैटिस वाइब्रेशन के थ्रू और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो कि एलॉयज में क्योंकि आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि उस केस में भी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द नॉन मेटल्स और द एमॉर्फस सब्सटेंसेस। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो नॉट ऑलवेज द प्योर, उसमें जो है कई बार मेटल्स को एक दूसरे से एक मिला करके एलॉयज बनाए जाते हैं, एलॉयज की बनाए जाते हैं, जिससे जो है कई बार हमको एलॉयज की नीड पड़ती है, जो कि हम जो है इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी जो एलॉयज होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑलवेज उनके पेरेंट एटम से कम होती है। अब इसको भी आप बड़े इजी वे में समझ सकते हैं कि जो आपकी एलॉय कैसे बनता है, जो एलॉय दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला करके उनको किसी ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है ना, आप कोई ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें हीट ट्रीटमेंट देते हैं या उसमें कोई उसको जो है आप प्रेस करते हैं, इस तरह का कोई ट्रीटमेंट देते हैं, तब जाकर के एलॉय बनता है। तो एलॉय बनने में क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एलॉय में, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एलॉय में कम हो गए। तो एलॉय की थर्मल कंडक्टिविटी उनके पेरेंट जो मेटल होते हैं उससे कम होती है। जैसे कि आपका स्टर्लिंग सिल्वर है, निकिल बेस्ड सुपर एलॉयज हैं, स्टेनलेस स्टील है, सोल्डर है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है और बल्क मेटेलिक ग्लास है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी 12 से 120 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। तो अभी तक आपने समझ लिया कि थर्मल कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ, आपने अभी तक क्या समझा कि थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की ज्यादा होती है लिक्विड से, एंड लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है गैस से। फिर आपने समझा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो इन केस ऑफ सॉलिड, थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ सॉलिड में फिर क्या होता है, आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ आपके एमॉर्फस सब्सटेंसेस हुए, कुछ आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हुए। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी, जिनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी एमॉर्फस से ज्यादा होती है। ये वाली बात आपको, सेकंड पॉइंट आपको ये समझ में आया। देन आपने समझा कि के थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की, थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स की ज्यादा होती है नॉन मेटल से। क्यों? जनरली metals having the crystalline structure and the non-metals having the amorphous in nature. Therefore metals में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो आपका पार्टिसिपेशन करते हैं हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। फिर आपने समझा कि थर्मल कंडक्टिविटी जो एलॉयज की होती है वो हमेशा उनके पैरेंट मेटल से कम होती है, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके उसके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। फर्दर अब देखिए, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने जा रहे हैं, बहुत इत्मीनान से समझिएगा ध्यान देते हुए कि थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड में हमारी वेरी किस तरीके से करती है।
थर्मल कंडक्टिविटी जो है सॉलिड में किस तरह से वेरी करती है, इसको आपको समझना है। जो थर्मल कंडक्टिविटी का जो ट्रेंड होता है वो आप कह सकते हो कि K इक्वल टू के नॉट ब्रैकेट इन केस ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस माइनस बी इंटू टी, जहाँ पे बी आपका कांस्टेंट है, के नॉट आपका थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इससे हम क्या समझते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इनकी थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इन केस ऑफ द नॉन मेटल which are generally in amorphous in nature, the thermal conductivity of the non-metals increases on increasing temperature। अब ऐसा कैसे होता है, देखिए अब आप समझिएगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी सब्सटेंस की है, थर्मल की जो हमारे पास मेटल है, मेटल आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं मेटल्स क्या है, एकदम ऑर्डर अरेंज्ड हैं, These are arranged in the order form। होता क्या है, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये मॉलिक्यूल अपनी ही जगह पर जो है मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, डन 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 डन, एक जो है मोशन स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर होना था, जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हुआ था उसके पाथ में कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जो है एकदम से मूवमेंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी जो है इनकी कम हो जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। जबकि एमॉर्फस मटेरियल में क्या होता है, एमॉर्फस में आप देखो, एमॉर्फस जो मटेरियल होते हैं, एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में होते हैं वाइड्स, ये वाइड्स हैं जो उनका बीच में ब्लैंक स्पेस है, उनको बोलते हैं हम लोग वाइड। उन वाइड में क्या होता है, उन वाइड में होती है गैसेस, और गैसेस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉलिड से जो है कम होती है। तो अब जब हम इन थर्मल टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनकी वेलोसिटी जो है, VRMS वेलोसिटी इन केस ऑफ गैस इज प्रेजेंट इन दिस वाइड, वो इंक्रीज करती है, उनके कोलिजन्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर एमॉर्फस मटेरियल की इंक्रीज करती है। समझ में आई ना बात आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करती है। यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस केस में बहुत कंफ्यूजन होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी मेटल की क्यों डिक्रीज कर रही है और नॉन मेटल की क्यों जो है आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो आपके मेटल्स में जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं वो बड़े ऑर्डरली अरेंज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच करके आराम से जो है एनर्जी का ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जब उनको आप हीटेड कर देते हो तो उनके जो मॉलिक्यूल थे वो उसी जगह पर जो है मूवमेंट करने लगेंगे, जिससे कि उनके रास्ते में इलेक्ट्रॉन की जो मूव कर रहा था वो अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, उनका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। जबकि एमॉर्फस मटेरियल में क्या होता है, एमॉर्फस मटेरियल में क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूल बड़े ही जो है अनऑर्डरली लगे होते हैं, उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो उनके बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को वॉइड कहते हैं, वहां पर गैसेस भरी होती हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उन गैसेस का थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर, उनका कोलिजन तेजी से होने लगता है, उनकी VRMS वेलोसिटी जो है बढ़ जाती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि
कारण एमॉर्फस मटेरियल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज करती है। इन केस ऑफ लिक्विड देखिए, लिक्विड के केस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा पास पास होते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है इन जनरली ऐसा देखा गया है कि वो टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करती है। इनका जो है इन जनरल जो ट्रेंड है लिक्विड में वो जो है डेंसिटी से अपोजिट करता है। जैसे कि आपकी अगर आपने डेंसिटी को आपने इंक्रीज, जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो आपकी जो है डेंसिटी डिक्रीज हुई, डेंसिटी आपकी डिक्रीज हुई। और जो थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटेलिक लिक्विड की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी के आपके डेंसिटी से। तो जैसे जैसे जो है आपका थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटेलिक लिक्विड की क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो जो है थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड की डिक्रीज कर जाती है। ठीक है ना। ये बात ध्यान आप जो है रखिएगा कि किस तरह से नॉन मेटेलिक जो हमारे लिक्विड होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के बढ़ाने पर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है तो उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी लिक्विड की होती है वो डिक्रीज करती है। जबकि इसमें वाटर और जो ग्लिसरीन होते हैं, वाटर और ग्लिसरीन और ऑयल जो होते हैं वो आपके एक्सेप्शंस इसमें होते हैं। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। अब इन केस ऑफ गैसेस देखिए, गैसेस के केस में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो आपके मॉलिक्यूलर स्पीड और मीन फ्री पाथ पर डिपेंड करती है। वीआरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, हम जानते हैं वीआरएमएस वेलोसिटी जो होती है वीआरएमएस इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3RT अपॉन। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी और थर्मल कंडक्टिविटी जो है गैसेस की वो आपकी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर जो आपके मॉलिक्यूलर वेट है उसका इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। जो ज़्यादा हैवी गैसेस हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी जो है कम आपकी होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस की टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो है थर्मल कंडक्टिविटी गैसेस की इंक्रीज करती है। और इन जनरल हम मानते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड हैं और गैसेस हैं वो इनकॉम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस हैं। इनकॉम्प्रेसिबल है मतलब कि आपके जो है उन पे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट है वो आपके प्रेशर से, कि उसका टेम्परेचर जो है प्रेशर को इंक्रीज करने पे डिक्रीज करने पर उनका जो है आपकी डेंसिटी में चेंज नहीं आता, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो देयरफॉर इन जनरल thermal conductivity of the gases in the liquid is also not affected by the pressure. And the thermal conductivity changes when pressure is critical pressure of gas or more among gases. Hydrogen has the highest thermal conductivity of 0.175 watt per meter Kelvin at 0 degree centigrade.
थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कुछ और पॉइंट्स को भी हम लोग जान सकते हैं, जैसे कि जो थर्मल कंडक्टिविटी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो होमोजीनियस सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है वो आपके इंसुलेटिंग सब्सटेंस कहलाते हैं, मतलब जहां पर हीट एक एंड से दूसरे एंड पर जो है ट्रांसफर जल्दी नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल जो होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाते हैं, जैसे कि आपका एस्बेस्टस पाउडर। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो आपके नॉन आइसोट्रोपिक बिहेवियर को शो करते हैं। नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं, अगर आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू वाई डायरेक्शन में इक्वल टू जेड डायरेक्शन में, देन ऐसे जो सब्सटेंसेस होंगे these are known as a isotropic material। तो ऐसा सब्सटेंस आपने लिया जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सभी डायरेक्शन में सेम है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये क्या है आपके आइसोट्रोपिक मटेरियल है, ठीक है ना, कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी सभी जगह पर सेम है। जबकि जैसे कि आपका आयरन का मटेरियल ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, तो आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी जो है आप मान के चल सकते हो कि सब जगह पर सेम है, कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो दीज आर नोन एज द आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो और ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी एक्स डायरेक्शन में कुछ है, वाई में कुछ है और जेड में कुछ है, इक्वल नहीं है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को एनआइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहा जाता है। एनआइसोट्रोपिक मटेरियल हमारा कहा जाता है इनको। दीज आर नोन एज एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। एंड ये अभी आपको जरूरत पड़ेगी, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग इसके बारे में और। तो अभी तक हम लोगों ने इन जनरल क्या चीजें डिस्कस कर लिया। अभी तक हम लोगों ने इन शॉर्ट ये डिस्कस किया कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सॉलिड में लिक्विड से ज्यादा, लिक्विड में गैसेस से ज्यादा। अब थर्मल कंडक्टिविटी की बेसिक मैकेनिज्म क्या होती है, जो हीट कंडक्शन होता है वो बेसिकली ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है और मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है इन केस ऑफ सॉलिड। एंड इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल के कोलिजन की वजह से होता है। मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तब अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। दिस इज द कंडक्शन इन केस ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस। एंड फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में किसकी ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने देखा कि मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स से ज्यादा होती है। और हमने ये भी देखा कि जो आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी एमॉर्फस सब्सटेंसेस से ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोगों ने इस बात को देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी का टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, जबकि हमारे पास नॉन मेटल की और एमॉर्फस सब्सटेंसेस की थर्मल कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है। और हमने फिर फर्दर देखा कि लिक्विड की थर्मल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर डिक्रीज करती है। और हमने फिर इस बात को भी देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी इन केस ऑफ गैसेस इज मोर on increasing the temperature, as in case of gases the thermal conductivity depend on the root mean square velocity, and VRMS can be written as under root 3 RT upon m. As the temperature increases, VRMS velocity increases, thermal conductivity increases, and thermal conductivity of the gases has inverse relation with the molecular weight of the substance। जिसका molecular weight ज्यादा होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपकी कम होगी।
फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो आपके पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती है, जो है हर डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी सेम होगी। ऐसे मटेरियल जो है आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाते हैं, और जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी पोजीशन पर डिपेंड करती है वो आपके एनआइसोट्रोपिक कहलाते हैं। नाउ हम लोग दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इन केस ऑफ द हीट ट्रांसफर हम लोग इसको बहुत पढ़ेंगे, ठीक है ना। जो थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताती है कि कितना हमारा हीट प्रोपेगेट कर रही है टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है ना। जबकि स्पेसिफिक हीट हमको क्या बताती है कि कैपेसिटी ऑफ द हीट कितनी है, उसकी कैपेसिटी जो है स्टोर करने की, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम उसके किसी सबस्टेंस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इस बात के बाद आता है हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम मटेरियल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितने हीट की रिक्वायरमेंट है, दिस इज द हीट कैपेसिटी। किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास अमाउंट ऑफ मटेरियल बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना, जैसे कि आपने देख सकते हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी वाटर की जो है मेटल से ज्यादा होती है। तो क्या चाहिए कि हमको यूनिट अमाउंट अगर हम मेटल का लेते हैं, ठीक है ना, और यूनिट अमाउंट जो है अगर हम पानी का लेते हैं, ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम पानी को गर्म करने में हमको ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड पड़ेगी इन केस ऑफ रेदर देन द 1 किलोग्राम जो है आयरन को जो है हम इन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो ठीक है ना, सिंस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन दिस आयरन एंड स्पेसिफिक, सिंस आपकी हीट आपकी पाथ डिपेंडेंट होती है तो स्पेसिफिक हीट भी आपकी पाथ डिपेंडेंट है। जनरली इन केस ऑफ द हीट कैपेसिटी जो है आपके कांस्टेंट प्रेशर पर यूज करते हैं, तो इसको हम लोग सीपी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया इसके बारे में। आप लोग इसके बारे में पढ़िएगा और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक ना, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके बारे में, और देन आपकी जो आज मटेरियल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है इसके बारे में। इसको आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रॉपर इसके नोट्स को तैयार कीजिए, और कोई डिफिकल्टी आती है देन यू कैन ऑब्वियसली डिस्कस टू मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।